बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI को एंटीवायरल दवा उमिफेनोवीर के तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। DCGI की मंजूरी मिलने के बाद अब इस दवा के प्रभाव, सुरक्षा और सहनशीलता के आंकलन के लिए रैंडम, डबल ब्लाइंडेड, प्लेसबो नियंत्रित चिकित्सकीय परीक्षण किए जा सकेंगे। CDRI द्वारा ये परीक्षण लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMU, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, RMLIMS और एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जाएगा। चीन और रूस में उमिफेनोवीर का उपयोग मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जाता है और हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए इस दवा के संभावित उपयोग को चिन्हित किया गया है। मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके ये दवा कार्य करती है और इसके उपयोग को सुरक्षित पाया गया है। नैदानिक परीक्षण में इस दवा की प्रभावशीलता, सुरक्षा और सहनशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय रोगियों को जल्द से जल्द दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण तेजी से किया जा रहा है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये कोशिश की एक दो सफल अब आने लगा। आपको जनाने के ये हमें खुश है कि CDRI ने पहली बार किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर पहली बार ड्रग क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन DCGI से CDRI को मिल गया है। इसमें जो ड्रग के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल को परमिशन मिला है उसका नाम है उमिफेनोवीर और उसको आर्बिडोल बोलता है। ये आर्बिडोल रशिया एंड चाइना में इन्फ्लुएंजा के लिए व्यवहार किया जाता है। अभी सारे साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक लगता है कि इसको कोरोना वायरस के ऊपर भी बहुत इफेक्ट होगा। ये ड्रग शायद लगता है ये वायरस जो अंदर जाने वाला है ह्यूमन सेल के अंदर, ये रोक देगा वो जाने के, क्योंकि एक वायरस की वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन के ऊपर इसको ऑब्जर्व होगा, इसको लगा देगा। सो ये जो ड्रग ये CDRI में सिंथेसिस किया गया है, एकदम स्वदेशी मुताबिक किया गया है, क्योंकि इसको API के लिए हम किसी और देश के ऊपर निर्भर करने का ज़रूरत नहीं होगा। हम ये ड्रग खुद हिंदुस्तानी मुताबिक बना पाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, ये टेक्नोलॉजी हमने मेडिजेस्ट कंपनी को लाइसेंस भी कर दिया है। उनको भी DCGI से फर्स्ट फेज़ का परमिशन मिल गया बनाने के लिए। अभी हमारे भी क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन मिल गया। CSIR के अंतर्गत कार्यरत भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान CSIR IICB के वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि कोविड-19 वायरस मस्तिष्क के श्वसन केंद्र को संक्रमित कर सकता है और इसलिए कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर की खोज के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के श्वसन केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। DST के एक सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि ACRB द्वारा समर्थित इस अध्ययन को ACS केमिकल न्यूरोसाइंस पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 वायरस नाक के माध्यम से मानव मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है और प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स को संक्रमित कर सकता है, जो कि मस्तिष्क में प्राथमिक केंद्र है, जिससे श्वसन लय नियंत्रित होता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि मस्तिष्क में श्वसन केंद्र का ये पतन कोविड-19 रोगियों के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस अध्ययन के परिणामों के अनुसार शोधकर्ताओं का सुझाव है कि कोविड-19 रोगियों के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मृत रोगियों के पोस्टमार्टम मस्तिष्क का आंकलन किया जाना चाहिए, जिससे SARS-CoV-2 प्रविष्टि के मार्ग और मस्तिष्क के श्वसन केंद्र तक इसके प्रसार को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि जिस माध्यम से पुराना वाला सार्स ह्यूमन को संक्रमित करता था, शायद कोरोना वायरस जो कि 2019 है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं SARS-CoV-2, वो भी शायद सिमिलर तरीके से एंटर करे।
दिलचस्प रूप से ये भी पाया गया है कि सार्स वायरस जो है वो ब्रेन के अंदर पहुंच सकता है, जो पुराना सार्स वायरस है, और उसको इन्फेक्ट भी कर सकता है। तो ये धारणा है जैसे कि ACE2 रिसेप्टर अगर किसी ऑर्गन में या टिश्यू में ज्यादा होता है तो कोरोना वायरस उस ऑर्गन को अफेक्ट ज्यादा कर सकता है, और जिसमें नहीं होता या कम होता है उसको कम अफेक्ट करेगा। लेकिन इस धारणा के कई सारे अगर मैं बोलूं तो अपवाद भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं या फिर एंडोथेलियल सेल्स हैं जिनमें ACE2 बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। उसके बावजूद ये संक्रमित नहीं होते हैं। और इस धारणा के विपरीत अगर हम हिपेटोसाइट सेल्स को देखें जिसमें ACE2 लेवल बहुत कम मात्रा में होता है, उसके बावजूद वो बहुत कम या अनडिटेक्टेबल भी हम बोल सकते हैं, उसके बावजूद भी वो संक्रमित हो सकता है। तो बेसिकली सार्स और मर्स जो है ये भी पाया गया है कि ब्रेन में ACE2 रिसेप्टर कम होता है, उसके बावजूद सार्स और मर्स न सिर्फ एंटर कर पाते हैं, बस उनको इन्फेक्ट भी कर पाते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन सच एज थैलेमस में फॉर एग्जांपल या ब्रेन स्टेम में पहुंच जाते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को डैमेज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से चूहे में डेथ भी हो जाती है। तो हमारी हाइपोथेसिस ये है जो ACS केमिकल न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ के युवा वैज्ञानिक शामिल हैं, जैसे डॉक्टर उपासना रे, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एंड डॉक्टर सोनू गांधी। इसमें हमने प्रपोज किया है कि सार्स कोरोना वायरस जो है वो रिस्पिरेटरी सेंटर को इन्फेक्ट कर देता है, और उसके इन्फेक्शन की वजह से जो रिस्पिरेटरी सेंटर है वो कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। अगर मैं बताना चाहूँ संक्षेप में कि सार्स कोविड-2 हमारे ब्रेन में नाक के थ्रू जा सकता है, नेजल कैविटी होता है उसके थ्रू एंटर कर सकता है। वहाँ पे वी हैव ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, और वहाँ से हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि ब्रेन का एक एरिया होता है वहाँ पे एंटर कर सकता है। That can be done through cribriform plate, which is a tiny small hole that connects to the brain, और वहां से सिनेप्टिक ट्रांसफर होते होते वो डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन में पहुंच जाता है, जैसे कि ब्रेन स्टेम हो। और ब्रेन स्टेम में हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है प्री-बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने हाईलाइट किया है अपने पेपर में। दिस इज द प्राइमरी रिस्पिरेटरी रिदम जनरेटर, और अगर उसको इन्फेक्ट किया इट माइट कॉज द कोलैप्स ऑफ दोज रिस्पिरेटरी रिदम जनरेटर, जिसकी वजह से हमें रिस्पिरेशन नहीं हो पाता और हमारे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। जे मित्रा एंड कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी अत्याधुनिक कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। ये कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट डबल सैंडविच एलिसा तकनीक पर आधारित है, जिसे कोविड-19 माइक्रोलिसा नाम दिया गया है। स्वदेशी शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित इस किट को बनाने में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी ICGEB का विशेष योगदान रहा है। ये पहली बार है कि कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी जांच किट को पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। IgM, IgG और IgA एंटीबॉडी परीक्षणों के संयोजन परीक्षण मापदंडों की संवेदनशीलता, दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बाजार में अन्य परीक्षण किट की तुलना में इसमें अधिक सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।